हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के बच्चों के लिए ये हमारी वॉरियर सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको बच्चे डेली टारगेट्स भी दे रहा हूँ और टाइम टू टाइम गाइड भी कर रहा हूँ, ताकि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट की तैयारी में हमारी कोई भी बच्चे कमी ना रहे। और ये यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो बच्चे, ऑलरेडी हम एनसीईआरटी वन शॉट कर चुके हैं। इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पर जाके या व्हाट्सएप चैनल पर जाके जो भी अवेलेबल है तो वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और 13 डेज प्रो सीरीज, जिसमें बेस्ट 5-6 बुक्स के क्वेश्चन हैं, पिछले 3-4 सालों के PYQs हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, वो सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो। अब ये हमारा बच्चे नेक्स्ट फेज है। नेक्स्ट फेज मतलब जिसमें हम पूरे सिलेबस में से मतलब कि 26, 25, 24, 23 मतलब 2023 से लेके 2026 तक जितने भी बेस्ट MCQs हैं, जो मोस्ट रिपीटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। 23 से ही क्यों मैंने स्टार्ट करा है, क्योंकि बच्चे 23 से पहले जब 22 था, 21 था, तब हमारे पेपर के पैटर्न का फ़र्क था। मतलब वहाँ पर हमारा पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए मैंने 23 से स्पेशली 23, 24, 25 और लेटेस्ट 2026 के क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो इंक्लूड करें हैं। और इसके साथ साथ कंपार्टमेंट के जो पेपर हैं 23 का, 24 का, 25 का, जो ऑफिशियली CBSE का, वो भी हम चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं। उसके नोट्स भी जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड जो है वो कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के बच्चे एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपकी बात करूंगा यहाँ पर 2026 के ये MCQs हैं। ये किसी भी सेट में से क्वेश्चन हो सकते हैं, बट ये 2026 के हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो है उन्होंने क्या पूछा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे उन्होंने क्या पूछा है, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू पूछी है। तो बेसिकली y की वैल्यू पूछने का मतलब होता है रेंज। और हमें सबको पता है, वी नो cos इनवर्स x की जो रेंज होती है, मतलब cos इनवर्स x जो बच्चे उसकी जो रेंज होती है ना, वो ये होती है। और हमें यहाँ पर पूछा है 2 का, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली इसका आंसर 0 से 2 पाई, मतलब y जो है हमारा वो 0, मतलब C ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है और कोई मुश्किल लेवल क्वेश्चन नहीं है। आपके सामने है 26 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिस पेपर में शायद आपकी कंपार्टमेंट आई है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हैं। अब ये देखो, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ बच्चे, वैसे ही बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, आप मेरा NCERT वन शॉट मैट्रिसेस का निकाल लो या 13 डेज प्रो सीरीज निकाल लो। उसमें भी आप क्या करो, रो मैट्रिक्स वाली जब मैं टाइप्स करवा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर जाके देखना, शायद मैंने यही लैंग्वेज बोली हुई है कि बच्चे रो मैट्रिक्स में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और यही 26 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रो ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स। आपको पता है कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है बच्चे, रो मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है, उसमें रो कितनी होती है, 1 होती है, कॉलम जितनी मर्जी। तो ये होता है उसका ऑर्डर 1 क्रॉस n। तो ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, ये भी ऑर्डर हो सकता है, बट ये जो है ये ऑर्डर नहीं हो सकता। कितना सिंपल क्वेश्चन है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इसको पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज और आर ट्रू फॉर 2 मैट्रिसेस फॉर सूटेबल ऑर्डर्स। अब आपको पता है बच्चे, यहां पर भी A प्लस B का ट्रांसपोज कितना होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये बिल्कुल सही है। A माइनस B का ट्रांसपोज कितना होता है, B, ये गलत है बच्चे, ये भी सिंपल होता है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A B का ट्रांसपोज कितना होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ऑब्वियस बात है गलत है। इसका आंसर होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। K A B का ट्रांसपोज कितना होता है, K B ट्रांसपोज A, ये मेरे को सही लग रहा है। तो मेरे सामने फर्स्ट और फोर्थ जो हैं वो सही हैं, तो यानी कि D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुछ भी इसमें बच्चे जो है वो मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं 2, तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही लग रहा है। देखो बच्चे, अगर मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूँ तो 1 कितना आएगा, 2 3 6, 2 3 6 माइनस 0, बाकी तो सभी कुछ 0 0 ही है, लिखना चाहो लिख लो। तो मेरे ख्याल इसका आंसर 6 आया। अगर मैं दूसरे डिटर्मिनेंट की बात करूं तो पहला तो 0 ही आ रहा है, फिर -2 है, उसके बाद कितना आ रहा है 6, ठीक है, फिर 0 ही आ रहा है, तो इसका आंसर आ रहा है -12। अब आपको पता है कि इन दोनों में डिफरेंस जो है -2 का है, तो λ2 जो है वो किसके बराबर हुआ, तो लैम्डा डेल्टा जो मर्जी बोल लो, -2 λ1। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आप अच्छे से समझ पाए बच्चे, ठीक है। देख लो बच्चे, 26 के क्वेश्चन है।
बहुत से बच्चों का ये वहम होता है कि सर जी कंपार्टमेंट का पेपर जो है वो मुश्किल आता है। मैं हमेशा आप बच्चों से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि बच्चे कंपार्टमेंट का पेपर अगर मुश्किल होता है, मान लिया चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि मुश्किल था, अब कंपार्टमेंट के देखो बच्चे वो होता है क्या बोलते हैं कि कंपार्टमेंट का सर पेपर मुश्किल होता है बोर्ड के पेपर से। अब आप सोच के देखो, खुद आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपकी कंपार्टमेंट आई है, इसका मतलब आपको तो बोर्ड एग्जाम ही टफ लगा है। तो कंपार्टमेंट का पेपर मतलब कहने का मेरा मतलब ये है बच्चे, कुछ मुश्किल आसान नहीं होता। अगर पढ़ के गए तो आसान है, अगर नहीं पढ़ के गए तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन, मतलब दो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर है। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये डिटर्मिनेंट है इसका, कितना आया 1, तो कितना बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि x की वैल्यू पूछी है और आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x। अब साइन 2x अगर 1 है, इसका मतलब 2x की वैल्यू जो है बच्चे वो 90 डिग्री होगी। बाकी अगर साइन 90 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 90/2 मतलब 45, तो 45 मतलब π/4 इसका आंसर जो है वो हो सकता है। आई होप बच्चे ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन जो है इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बच्चे ए और बी जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक दिए हुए हैं, तो इसको तो एक बार लिख लो इस तरह से। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पर बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ए बी को इस ऑप्शन को देखूं, ए बी का ट्रांसपोज करो, ए बी का ट्रांसपोज कितना होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कितना आएगा -b, कितना आएगा -a, तो ये बन गया बी ए। तो बच्चे ये तो इसके बराबर ही नहीं आ रहा, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आना चाहिए, -ab है, तो ये ऑप्शन तो बच्चे गलत है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं वो भी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ना मोस्टली स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस, देखो मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। देखो मोस्टली स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब उसमें माइनस आए। तो आप ऐसा करो, डी ऑप्शन को चेक करके देखो, डी ऑप्शन ए -b, क्योंकि आपको लगेगा सर आपको कैसे पता, एक बार डी ऑप्शन चेक करो, इसका आंसर कितना आएगा ए ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना है -a, बी ट्रांसपोज कितना -b, कितना बन गया -a प्लस b, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, कितना आ गया a -b। अब क्लियरली यहाँ पर a -b का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ a -b के बराबर आ गया। तो ये जो है बच्चे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप बच्चे ये भी आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब लीस्ट वैल्यू पूछा है, मतलब यार मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लीस्ट वैल्यू पूछा है, आप इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा 3x² -12, इसको 0 के बराबर रखो, 3x² इज इक्वल टू 12, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि हमारा इंटरवल जो है वो 0 से 3 के बीच में है, इसलिए x की ओनली मैं 2 वैल्यू रखूंगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली 3 वैल्यू चेक करनी है। f ऑफ 0 फिल करोगे तो कितना आएगा 0³ -12 × 0, ये 0 आ गया। f ऑफ 2 फिल करो, इसमें 2 का क्यूब -12 × 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 - 24, ये कितना बच्चे बना -16। f ऑफ 3 अगर फिल करें तो 3 का क्यूब -12 × 3, तो ये बन गया 27 - 36 बन गया -9। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है, कितनी -16। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। मुझे आप सिर्फ बच्चे ये बताओ, इसमें क्या आपको कुछ मुश्किल लगा ऐसा कि यार ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है? नहीं, मतलब अगर जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूँ, अगर मेरी कोई भी प्लानर वाली वीडियो देखोगे कि बच्चे कोई भी टॉपिक कंप्लीटली मत छोड़ो, उसका बेसिक एटलीस्ट करके जाओ। ठीक है, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि अगर आपने मेरा माइंड मैप नहीं करा आपको मुश्किल लग सकता है। देखो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को समझे इंटीग्रेशन के अंदर से है, इंटीग्रेशन को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरा माइंड मैप कहता है कि ये अलजेब्रिक है। अगर अलजेब्रिक है, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर कितनी 1, तो इसका देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करने की कोशिश करूं, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0 c² × 2x,
तो बेसिकली ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 3ax, पहले इसको लिखते हैं। तो मैं बेसिकली ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3a तो बच्चे कांस्टेंट है, उसको तो पहले बाहर निकालो, ठीक है। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे ऊपर 2c² चाहिए, है ना, 2c²। तो 2c² से आप क्या करो, मल्टीप्लाई, और 2c² से डिवाइड कर दो। और साथ में बच्चे x तो पड़ा ही है, x तो है ही है साथ में, ठीक है। नीचे कितना है, b² + c² x²। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका बच्चे आंसर कितना आएगा, 3a/2c² log mod फंक्शन प्लस c या जो भी k लिखा हुआ है, कुछ भी जो मर्जी लिख लो। अब उन्होंने क्या पूछा है, a की वैल्यू पूछी है। मगर ये क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है, अगर आपने मेरी 13 डेज प्रो सीरीज देखी है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही कि ऐसी कुछ वैल्यू बता दो। अब आपको पता है कि ये कौन सी वैल्यू, ये a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 3a/2c²। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, देख लो। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा हमें बस मतलब कि अच्छे तरीके से मतलब ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है, कंपार्टमेंट हमारी क्लियर होने वाली है। अब ये देखो जी, अब मैंने आपको बोला था कि बच्चे मॉड वाले क्वेश्चन अगर डेफिनेट करके जा रहे हो तो मॉड वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। अगर आप इसको देखो तो -1 से 1 लिखा, और यहाँ मैंने बच्चों को हिंट भी दिया हुआ है, जब भी आपको ऐसी कोई वैल्यू दिखे -1 से 1, तो आप ये सोचो कि उसमें इवन ऑड वाला कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो है जी x³ x² + 2 mod x + 1। अब इसमें अगर मैं -x फिल करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, इस हिसाब से आएगा, -x² 2 -x का mod +1, तो -x³ x² 2 mod x + 1। तो बेसिकली कितना आ गया, -f(x). तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx आ गया। तो ये एक ऑड फंक्शन है, और अगर बच्चे ये ऑड फंक्शन है और उसकी लिमिट्स जो है -1 से या -2 से 2 है, -3 से 3 है, तो उसका डायरेक्टली बच्चे आंसर कितना होता है, 0। तो मतलब एक क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यार प्रैक्टिस करो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सेम भी दिखाऊंगा। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपना पूरा होमवर्क करके आता हूँ, ये पूरा मेरा होमवर्क है। ये मैंने सभी क्वेश्चंस ना मैंने बताया हुआ, आपको बताऊंगा कि सेम क्वेश्चन कौन से हैं, दिखाऊंगा जो सेम क्वेश्चन ही मगर CBSE ने पूछे हैं, ठीक है। हमेशा मैं होमवर्क करके आता हूँ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये मैं हमेशा, आप मेरी ऐसा करना, कोई भी वीडियो उठा कर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन जो MCQ में आ गया, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो y = x mod x है, और मॉड के ना हमेशा 2 आंसर होते हैं, एक +x अगर x 0 या 0 से बड़ा है, एक -x अगर x 0 से छोटा है। तो बेसिकली y जो है वो कितना बन गया, y बन गया x², y बन गया -x² अगर x 0 या 0 से बड़ा है, अगर x 0 से छोटा है। अब देखो बच्चे, मैं आपको पूरा डिटेल में ही समझा रहा हूँ, चाहे ये MCQ हो, कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ये देखो जी, इस तरह से। और आप इसको अच्छे से जानते हो कि एक सिंगल पावर है, डबल पावर है, पैराबोला है। और अगर आप इस पैराबोला को देखो बच्चे, देखो, और ये भी देखो, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखो इस तरह से है, ठीक है। अब ये भी एक पैराबोला बच्चे, और वो भी एक पैराबोला है। आपको अब ये देखना है कि कौन सा, देखो x² है, मतलब x² मतलब x के 2 आंसर है। x के 2 आंसर कहाँ पर होते हैं, पॉजिटिव यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पर, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा और ये डाउनवर्ड बनेगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो पॉजिटिव, देखो आपको पता है, ऑब्वियसली बात है, ये पैराबोला जो है वो फर्स्ट वाला वो ऐसे बनेगा। बट क्योंकि यहाँ पर x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, इसे नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, तो ये पैराबोला इतना सा ही बनेगा, ठीक है। और मतलब यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये कौन सा पैराबोला है, ये y = x² है। और सेम वे से अगर मैं दूसरे पैराबोला की, इसकी बात डाउनवर्ड है, अब ऑब्वियसली बात है, ये डाउनवर्ड पैराबोला जो है वो ऐसे बनेगा। बट क्योंकि इसमें सिर्फ x की नेगेटिव वैल्यू फिल करनी है और नेगेटिव वैल्यू इधर होती है, तो इसलिए ये वाला जो मतलब कि हिस्सा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से ये पैराबोला मतलब डायग्राम जो है हमारी बनेगी। ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको 2-3 नंबर में भी आ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, x =
-1 एंड 1, तो वो भी बना लो जल्दी जल्दी। x इज इक्वल टू, ये देखो जी, सपोज यहाँ पर बना लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज़ पूछी है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, इनके बीच का एरिया एंड x एक्सिस। तो इनके बीच का जो एरिया बच्चे वो ये वाला और ये वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ ये MCQ थोड़ा सा बड़ा है, बट फिर भी ऑब्वियसली पता मुझे आपको पूरा समझाना है। अब देखो ऑब्वियस सिमेट्रिकल डायग्राम है, बिल्कुल ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो अगर हम सिर्फ एक एरिया कैलकुलेट कर लें, मैं लेफ्ट टॉप से गया, देखो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस ऊपर है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट टॉप, ये लेफ्ट है, यहाँ से टॉप, यहाँ से मैं लेके यहाँ तक गया। मैं किसके अलॉन्ग गया? पैराबोला के अलॉन्ग गया। कहाँ से कहाँ तक गया? मैं 0 से लेके, ये x की वैल्यू कितनी है? 1 है, मैं 0 से लेके 1 तक गया, तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा। तो मुझे यही एरिया चाहिए, बट क्योंकि ये सिमेट्रिकल डायग्राम है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ताकि पूरा एरिया आ जाए। तो 2 यहाँ पर कितना आएगा? x³ 0 से 1, तो 2/3 1 - 0। बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया? 2/3। तो यस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे जी, आ जाओ आगे चलें, आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। अभी से लिख लो, कंपार्टमेंट के पेपर में आपको मिलने वाला है, दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये बच्चे किस स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो आपको पता है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हमें r से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर कितना आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p/d(y), ठीक है। p मत लिखो, चलो p मत लिखो यार, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलो मैंने p लिख दिया, ठीक है। यहाँ ऐसे करके लिख देता हूँ, p/dy, p का मतलब ये वाला, तो कितना आएगा? p/r/dy। इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर p/r/dx। देखो ये भी ऑप्शन लिखी हुई है, गलत है, ये वाली ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए, बेसिक आपके पास बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। डिग्री एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। वैसे हमने ऐसे सारे क्वेश्चन 13 डेज प्रो सीरीज में करे हुए हैं। अब आपको पता है, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसा करो, अभी जाके देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा 13 डेज प्रो सीरीज पर, अभी जाके देखो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कितना होगा? ई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है अपना? y इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली ये है। अब आपको पता है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव तो 1 है, उसकी पावर कितनी है? वो भी 1 है, तो ऑर्डर एंड डिग्री 1 है। तो इसका आंसर आएगा जी बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है 1,1। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ पी। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन 56, मतलब जब आपको आगे जाके क्वेश्चन नंबर 56 मिलेगा ना, शायद वो 23 में होगा या 24 में होगा, वो सेम क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, उनकी डॉट कितनी होगी? ये कितनी आएगा? 2, इसको करेंगे तो -2p, इसको इससे करेंगे तो 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू 5, तो p बच्चे कितना आ गया? 5/2। कुछ भी माइनस प्लस में गलती हुई तो आपके सामने आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। याद रखना सेम क्वेश्चन है, मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पर रेफरेंस के लिए। सेम क्वेश्चन नंबर 56, यही होमवर्क है जो मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द पोजीशन वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब बच्चे क्या मैं बार बार बताऊं, ये क्वेश्चन भी हम 13 डेज प्रो सीरीज में ऑलरेडी कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द की पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बच्चे क्या होता है कि अब देखो बच्चे ऐसा करते हैं, इस वेक्टर को लिखो आप a, इसको लिखो आप b, इसको लिखो आप c। सबसे पहले आप ए बी वैक्टर निकालो। ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा? b माइनस ए, 2 में से -1 गया तो 3i, m में से माइनस गया तो m+1 j कैप, 5 में से 2 गया तो 3k कैप। अब बी सी वैक्टर भी लिखो, बी सी वैक्टर में c में 3 में से 2 गया तो 1, 11 में से m गया तो 11 - m j कैप,
6 में से 5 गया तो k कैप। अब वेक्टर्स आर सिंस आप लिख लो ए बी एंड बी सी। ए बी देखो ऑब्वियसली बात है, एमसीक्यू का पेपर में ना आपको लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि ये बच्चे कोलिनियर हैं तो इनकी रेशियो बच्चे क्या होगी, सेम। जैसे 3/1 ये किसके बराबर होगी, m+1 डिवाइड बाय 11 माइनस m। इसको लिखने की नीड नहीं है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 33 - 3m इज इक्वल टू m+1। इसको इधर ले आओ 32, ये 4m, m कितना आ गया 8। तो 8 भी ऑप्शन है, यस। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलें जी आगे आ जाओ। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए दिया हुआ है, मॉडुलस बी मॉडुलस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार हमने करा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी को। देखो ए डॉट बी की वैल्यू मुझे चाहिए, इसका आंसर आएगा ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। यही है ना, मेरे पास ए मॉड की वैल्यू है, बी मॉड की वैल्यू है, कॉस नहीं है, तो उसको यहाँ से निकालेंगे। इसका भी आपको पता है, इसका आंसर होता है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा। ठीक है, ए मॉड की वैल्यू यहाँ पर 12 है, ये कितनी है 8, ये कितनी है 3 साइन थीटा। तो कितना आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/24। ठीक है जी। अब बच्चे इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो बच्चे इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपस में कट गया तो ये कितना बन गया 1/2। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर। ठीक है जी, 30 डिग्री पर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम मोस्टली जो है मतलब कि 0 से लेके 180 के बीच में एंगल होता है, तो मैं पहला एंगल यही ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी मॉडुलस लिखा हुआ है तो इसलिए हम दूसरा एंगल नहीं ले सकते। देखो यहाँ पर 150 पर भी 150 अगर मैं साइन 150 कैलकुलेट करूँ, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 180 - 30, 180 पे नो चेंज। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, बट क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लिखा हुआ है मतलब जो हमारा एंगल है वहाँ पर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डील करेंगे। 8 × 3 × cos 30, और यहाँ पर 24 cos 30 होता है √3/2। ये आपस में कट कर दो तो कितना आंसर आ गया 12√3। अब कोई ऑप्शन है, यस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हमें मिल गया। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है। अब देखा जाए, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊँ 2, 5, 7, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन x/1 y/0 z/0। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कि 3D पढ़ के आए हो तो आपको पता है इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं इमेज वाला क्वेश्चन, जिसमें इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, वो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ 2 या 3 नंबर में। अब ये क्वेश्चन मैं ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ, ये बेसिकली इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, चेक करो, क्योंकि इसमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस कितने होते हैं 1, 0, 0 या a 0, 0। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से अगर मुझे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मैंने अपने बेसिक में बताया हुआ है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, इसका आंसर होता है 5² + 7² √। ये बना 25 और ये बना 49। तो कितना बना 770 √74 इसका डायरेक्टली आंसर बच्चे आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया। और ये सेम क्वेश्चन बच्चे आपको आगे जाके मिलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन नंबर 46, वो भी 23-24 में आया होगा या 25 में आया होगा, बट आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अब ये देखो जी, LPP का क्वेश्चन भी आपको मोस्टली मिलने वाला है, और जहाँ तक मुझे पता है बच्चे 26 के, अगर आप सारे देखो ऑब्वियसली बता 26 के सारे सेट्स आपको CBSE की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसमें आपको आंसर की भी मिल जाएगी। इसका आंसर चेक करना, वो गलत है, आंसर की में इसका आंसर गलत है। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ मेरे को बता देना। देखो यहाँ पर z दिया हुआ है, z कितना दिया हुआ है हमें 5x + 7y। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया। आपको पता है कि ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे, ये है जी अपना 2, 0, ये 3, 4 दिया हुआ है, ये है जी सॉरी ये 0, 2 है ना, ये है 0, 2, और ये कितना दिया हुआ बच्चे 7, 0। ये सबसे पहले 0, 2 पर चेक करते हैं, तो कितना आएगा 14,
3,4 पर चेक करते हैं, ये बनेगा 15, ये बनेगा 28, तो कितना बन गया 43। और अब ऐसा करो 7,0 पर चेक करो, वो आएगा 35। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 43, मिनिमम वैल्यू कितनी है 14, तो 43 में से 10 गए तो 33, 29 इसका आंसर आएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बट पीछे बुक में जो है, मैं सॉरी बुक बोल रहा हूँ, मतलब जो एनसीईआरटी की आंसर की और सॉरी सीबीएसई की आंसर की है ना, उसमें इसका आंसर आई थिंक 43 लिखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पर एक आंसर मुझे अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर मैंने गलती करी है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आ जाओ जी 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, द डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यार ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा होता है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये सारे क्वेश्चन हमारी 13 डेज प्रोसेस में कवर है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चे 1, क्योंकि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल जो है उसकी डिग्री कितनी है 1। तो बच्चे ये आपके जो 18 क्वेश्चन है ये आपके 26 के थे। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है 2025 के, ये भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, सबसे पहले तो ऐसा करो सिंपल चीज़ें वो चेक करने की कोशिश करते हैं, क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये पैरेलल हैं, 3/1 इज इक्वल टू 2/-1 इज इक्वल टू माइनस, ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये पैरेलल नहीं है। एक बार इनकी डॉट करके देख लो, 3/1 a डॉट b करके देख लो, a डॉट b कितना आएगा 3 -2 -1, ऑब्वियसली बात है 0, तो वेक्टर्स क्या हुए परपेंडिकुलर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अगर आप 26 के क्वेश्चन अभी अच्छे से करके आए हो, ध्यान से देखो, क्या ऐसा ही सेम कंसेप्ट हम पहले करके आए हैं। यस सर, आपने बताया था अगर मॉड वाला क्वेश्चन, मतलब अगर -1 से 1 लिमिट है तो हम इसमें ऑड इवन चेक कर सकते हैं। अभी देखना fx, मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को रिमूव भी कर देता, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से पी वाई की उसकी कितनी अहमियत है। ये देखो जी, मैंने माइनस फिल कर दिया, ये तो मॉड एक्स ही रहेगा, ये आएगा माइनस, तो बेसिकली माइनस का फ़र्क पड़ गया। ये क्या हुआ बच्चे, ये हुआ ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन में आपको आंसर याद होगा क्या आएगा, तो आंसर बच्चे आएगा 0। तो देख लो कितना सिमिलर क्वेश्चन है, कितना सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ, सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने, सेम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होमोजीनियस। अगर आपने मेरा एनसीईआरटी वन शॉट देखा, अगर आपने 13 डेज प्रोसेस देखी है, मैंने आपको होमोजीनियस की ट्रिक्स बताई हुई हैं, कौन सा होमोजीनियस है या नहीं है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इस जोन में एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं, ये भी होमोजीनियस है। y/x अगर है तो बच्चे वो होमोजीनियस ही है, अगर वो साइन के अंदर, लॉग के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉसिबल नहीं है होमोजीनियस में, अगर होगा तो वो ऐसी फॉर्म में होगा, तो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस। मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक में मैंने आपको बताया था कि मॉड फंक्शन जो होता है, मॉड फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट कभी भी वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ब्रेकिंग पॉइंट्स मतलब जैसे अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट है कि वो 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, 0 से छोटे के लिए नेगेटिव है। ठीक है, x-1 जो है सेम x-1 x बड़ा है 1 से, ये जो है ये छोटा है 1 से। इसके ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, इसका 0 आया, इसका 1 आया, और हमें पता कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। f(x) इज बोथ कंटिन्यू, ये गलत है बच्चे, f इज डिफरेंट बट नॉट, ये भी गलत है, f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 and 1, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और प्लीज़ अभी ऐसा करो, अभी नोट्स खोल लो, नोट्स में लिखा हुआ है कि मॉड फंक्शन इस तरह से बिहेव करता है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी, कंटिन्यूस में भी। अब ये देखो, ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। इसमें क्या बोला उन्होंने, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन में समरी लिखा करो। डिटर्मिनेंट दिया हुआ कितना 4, उन्होंने क्या पूछा है 4 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चे कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट में से बाहर निकालो। अब कांस्टेंट कितनी पावर में बाहर आएगा, जितना उसका ऑर्डर है, 4 जो है वो 2 पावर में बाहर आएगा।
तो यहाँ पर रह गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मुझे पता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, इसमें ऑर्डर कितना है अपना 2, तो ये आएगा। अब यहाँ पर 4 की पावर 2 16, अब ये कितना है 4, तो कितना आंसर आया 64। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। E एंड F आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट PE दिया हुआ है, PF दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी है। ये देखो जी, E बाय F कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय F कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है बच्चे कि अगर ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है E एंड F, आप चेक कर लेना मेरी वीडियो, आर इंडिपेंडेंट। अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं, E और F इंडिपेंडेंट, तो विच एम्प्लाइज E एंड कॉम्प्लीमेंट एंड F इंडिपेंडेंट, E एंड F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, E कॉम्प्लीमेंट एंड F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट। ये रिजल्ट है, ठीक है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये डायरेक्टली कट गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। तो डायरेक्टली बच्चे इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है बच्चे। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिर से देखो। अभी हमने ये 25 के क्वेश्चन है, 25 में उन्होंने क्या पूछा था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी हमसे 26 में क्या पूछा था, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब वो सेम हमने किया था, यहाँ पर 0 से 3 था, अभी हमने करा है। तो इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव कर लो यार। कितना आसान क्वेश्चन है, 3x² - 3 इज इक्वल टू 0 रखो, 3x। अभी आपको, अगर आपने वीडियो अच्छे से देख रहे हो ना, तो आपको सब कुछ पता लगेगा, सर ये क्वेश्चन तो हमने करा था। और हमारा x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 को। इसका मतलब x की वैल्यू सिर्फ 1 ही आएगी। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ फिल कर लो f ऑफ 0। 0 फिल करना है इसमें, 0 का क्यूब -3 × 0 + 2, कितना आंसर आया 2। 1 फिल करना है इसमें, 1 का क्यूब -3 × 1 + 2, 3 - 3 0 बन गया। f ऑफ 2 फिल करना, तो 2 का क्यूब -3 × 2 + 2, तो 8 - 6 + 2, तो 10 - 6 कितना आ गया 4। तो मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या पूछा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो कितनी है बच्चे 4, ठीक है। तो कितना आंसर आया 4। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, कई बार वो आपको ये पूछेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आई है, कहाँ पर आई है, 2 पर आई है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड ओनली ए बी। अगर मैं ए का ऑर्डर देखूँ, ए का ऑर्डर है 3x3, बी का ऑर्डर है 3x1। ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये सेम है तो ये डिफाइंड है, ये क्या है, डिफाइंड है। अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए सी, ए अपना 3x3 है, सी कितना है, सी है जी 1x3। ऑब्वियसली बात है ये सेम नहीं है बच्चे, तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओनली बी ए मुझे लग रहा है डिफाइंड नहीं है, ये 3x1 है, ए है अपना 3x3, ये सेम नहीं है, तो नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑल ए बी ए सी डिफाइंड है, बी गलत है, तो ओनली ए बी इज डिफाइंड, ठीक है। ओनली ए बी इज डिफाइंड। 27th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो जी, चेक करो, अभी चेक करो बच्चे प्लीज़, क्या हमने सेम क्वेश्चन करा है इंटीग्रेशन में? यस सर, सेम क्वेश्चन ही है। उसमें आपने यहाँ पर ए लिखा हुआ था और उन्होंने पूछा था इसकी वैल्यू बता दो, तो सेम यहाँ पर है। या उसमें भी हमें माइंड मैप ने हेल्प करी थी, इसमें भी माइंड मैप हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि बच्चे ये ए की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका एंगल जो है वो ये नॉन अलजेब्रिक है, उसका एंगल जो है बच्चे वो लीनियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको टी पुट करेंगे, पुट 1/x इज इक्वल टू टी। कितना आंसर आएगा इसका डायरी, -1/x² dx इज इक्वल टू dt। तो यानी कि dx/x² की वैल्यू कितनी आई, -के dt, ठीक है। तो इसको फिल करते हैं अब, यहाँ पर कितना आंसर आएगा,
2 की पावर 1/x में 2 की पावर t, बाकी का आंसर कितना आएगा माइनस के dt। इसका आंसर कितना होगा -2t बाय log 2 प्लस c, या जो मर्जी लिख लो, ठीक है। इसको क्या लिखोगे -2 1/x बाय log 2 प्लस c। अब बच्चे इसको कंपेयर करो, 2/x के साथ ये क्या की, यहाँ पर क्या है ये -1/log 2, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी देख लो, आप क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी देख लो, कितना सिमिलर क्वेश्चन हम 26 में करके आए, कितना सिमिलर क्वेश्चन हमने 25 में करा। तो बच्चे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है। a + b + c = 0 है, a mod b mod c mod दिया हुआ है, एंगल बिटवीन b एंड c पूछा है। तो जिसके बीच में बच्चे एंगल पूछा है, जैसे ये स्टेटमेंट है a + b + c = 0, तो जिसके बीच में एंगल पूछा है उसको इधर रख लो, बाकी सब कुछ जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाओ। अब क्या करना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे b + c डॉट b + c, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, इसको लिखेंगे हम a डॉट e, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको पता कितना आएगा, ये बनेगा b mod का स्क्वायर प्लस b डॉट c, फिर बनेगा c डॉट b प्लस c mod का स्क्वायर, इधर a mod का स्क्वायर, ठीक है। तो b mod का स्क्वायर कितना बनेगा, ये बनेगा 9, ये बनेगा 2 टाइम्स b डॉट c, क्योंकि c डॉट b और b डॉट c में कोई फ़र्क नहीं होता, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 37। तो 2 टाइम्स एंगल पता करना है ना हमें, तो b mod c mod ये बना 25, सॉरी यहाँ पर cos थीटा भी लिखना है, तो 37 में से 25 गए तो आई थिंक 12 आएगा। तो b mod कितना है, 2 × 3 × 4 cos थीटा = 12, तो 3 4 = 12, तो cos थीटा कितना आ गया 1/2, और ये कब होता है 60 डिग्री पर, जिसको हम बोलते हैं π/3। तो देख लो कौन सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। क्लियर है बच्चे, आपको क्लियर है। चलें जी आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फिर से देखो 26 में बोला था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन आया है और आई थिंक इसका सेम क्वेश्चन भी है, यस सेम क्वेश्चन नंबर 40 भी है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हमारे दिमाग में एक ही बात है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें देखना है कि ये एक्स में है कि वाई में है। अब क्योंकि यहाँ पर वाई ट्रिपल पावर में है तो ऑब्वियस ही बात है एक्स में हो सकता है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इसकी ऐसी होगी, इसको पहले दिमाग में रखा करो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो ये जानबूझ के dy/dx लिखा हुआ है, तो इसको लिखो x प्लस 2y क्यूब = 2y dx/dy, ठीक है। तो dx/dy की वैल्यू कितनी आई, x/2y 2y क्यूब बाय 2y, ठीक है। तो ये आपस में कट गया, तो इसको इधर ले आओ, तो dx/dy माइनस 1/2y इंटू एक्स = y², ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में परफेक्टली मैच कर गया, तो p की वैल्यू कितनी आई -1/2y, ठीक है। अब मैं आपको देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन आया 26 में, 25 में भी आया ना, मैं आपको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे 24 और 23 में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dy, तो कितना आएगा e की पावर माइनस बाहर रख लो 1/2y dy, 1/2 बाहर रखो, इसका आंसर आएगा -1/2 log y। e और log में बहुत प्यार है, इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, इसकी पावर आगे लिख लो लॉग की प्रॉपर्टी से, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया y की पावर -1/2, तो 1/, इस तरह से 1/, ये रहा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमें करना है, और सेम क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको आगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सेम क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। सेम क्वेश्चन आगे जाके 40 आपको मिलेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये देखो जी,
स्केलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, और आपको पता है कि बच्चे अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर सभी मतलब कि ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स प्रॉपर बनेगा। तो अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई 7 और x की वैल्यू कितनी आई 0। तो मैं 7 की पावर 0 पूछा, वो कितना होता है 1। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यह मैंने यस यहाँ मैंने मेंशन करा हुआ है बच्चे, ये किस में क्वेश्चन आया है 25 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन आई थिंक 23 में डिट्टो सेम क्वेश्चन है, इवन स्टेटमेंट भी सेम है, इवन आंसर भी सेम है, वो दिखाऊंगा। ठीक है, ये 25 में क्वेश्चन आया। सबसे पहले देखो z कितना दिया हुआ है हमें, z दिया हुआ है हमें 18x + 9y। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली बात है इस पर चेक करना है, और कॉर्नर पॉइंट्स पर सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट है 2,72, ये बनेगा 36। अब इसको मैं कैलकुलेशन में बच्चे नहीं जाऊंगा। अब देखो बच्चे कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, तो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, ये मैक्सिमम है, और ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन देखो z इज मैक्सिमम 40, मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है 40,15, मिनिमम कहाँ पर आ रहा है 50। यस, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसका आंसर भी याद रखना, और मैं आपको बताऊंगा सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 65। ठीक है, आपको आगे जाके वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, 32nd क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा, इज बाउंडेड। जो हमारा रीजन आया वो क्या आया, बाउंडेड आया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट विल ओनली हैव मैक्सिमम। देखो बच्चे, अगर बाउंडेड रीजन आए तो जरूरी नहीं कि सिर्फ मैक्सिमम आएगा, इट विल हैव ओनली मिनिमम, ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू आए, इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो यस, अगर बच्चे बाउंडेड रीजन है ना, तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी ही मिलेगी। आई होप बच्चे ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये सब कुछ डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, ये अपना y² = x है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, अब देखो x एक्सिस के ऊपर है और ये वाला, इसके बीच का एरिया में फाइंड करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला एरिया जो है हमें फाइंड करना है। अब लेफ्ट टॉप है, हम लेफ्ट टॉप यहाँ से, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक गया तो मुझे इसके नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा। तो बेसिकली एरिया कैसे फाइंड करूँगा मैं, y dx। मैं किसके अलॉन्ग गया था, मैं पैराबोला के अलॉन्ग गया था। यहाँ पर x के लिए 0 है, यहाँ पर x के लिए 4 है। अब पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, y² = x। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ±√x। मैं सिर्फ √x ही लिखूंगा, तो √x dx 0 से 4। इनमें से देख लो कोई ऑप्शन है, यस, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। मतलब आई होप मतलब ये क्लियर है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं है, इसमें बच्चे कुछ मुश्किल है ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। 34th क्वेश्चन की बात करते हैं। द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन विच ऑफ। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ ग्राफ याद कर लो कैसे दिखते हैं। अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर ग्राफ उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि y जो है वो नीचे नेगेटिव होता है ना बच्चे, ऑब्वियसली पता पाई पर नेगेटिव वैल्यू, π/2 पर 0 वैल्यू आ रही है ना। तो देखा जाए तो ये और डिस्टेंस, अगर सपोज ये 1 है, ये -1 होगा। अब देखो ये किससे मैच कर रहा है, ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये π/2 पर 0 आ रहा है। π/2 पर 0, ये देखो जी, ये वाला यहाँ पर देखो, ये इस तरह से, ये यहाँ पर -1, मगर ये एग्जैक्टली ग्राफ जो है मैच कर रहा है, π/2 पर 0 और यहाँ पर 1 है, यहाँ पाई पर -1 है। तो ये एग्जैक्टली सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें कुछ भी समझने को नहीं है, बस आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे इसके बाद हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 2024 के। ठीक है, तो 26 के क्वेश्चन हमने सभी कर लिए हैं, 25 के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 24 की बारी है। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है। अब ये फंक्शन जो है आर पॉजिटिव से लेके आर तक डिफाइंड है। आर पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है जी अपना 4x + 3 करके। ठीक है, 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले 1 1 कैसे चेक करते हैं, हम मान लेते हैं कि उनकी इमेजेस क्या हैं, सेम है। इसमें आंसर कितना आएगा, 4x1 + 3, 4x2 + 3। ये 3 और 3 कट गए, तो 4x1 = 4x2, ये भी कट गए, तो x1 = x2। तो हमारा फंक्शन बच्चे क्या बन गया, 1 1 तो है।
अब ऐसे क्यों होता है, इसके अगर आपको रीज़न जानना है कि इमेजेस सेम तो एलिमेंट सेम से 1 1 कैसे होता है, तो आपको हमारा बेसिक वन शॉट दिखना पड़ेगा। अब ऑन टू की बात करते हैं। अब ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू मैंने हमेशा ऐसे करवाया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। तो x कितना बच्चे आ गया, y माइनस 3/4। वैसे तो बच्चे ये ऑन टू ही है, क्योंकि हर एक y के लिए, हर एक y की कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर में से, तो x मतलब मोस्टली 1 टू होता है, ऑन टू होता है। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है कि x जो है, देखो यहाँ पर मैं लेट y इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x कितना आया 1 माइनस 3/4, तो -2/4 यानी कि -1/2। अब x जो है -1/2 वो डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए ये नॉट ऑन टू है, मतलब y में एक एलिमेंट खाली मिल गया। तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन तभी होंगे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ एक्स ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बच्चे क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन है। तो डायरेक्टली इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसमें कुछ भी समझने को ही नहीं है, डेफिनेशन पूछी थी। ये क्वेश्चन बहुत बड़े पेपर में आया हुआ है, 2 मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं तो उसकी वैल्यू पूछी है। अब 2 मैट्रिसेस अगर इक्वल दिए हुए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम। एक्स वाई किसके इक्वल है, 8 के। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 6 माइनस एक्स, उसको यहाँ पर फिल कर लो, x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कितने बनेंगे, आई थिंक -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2, तो कितना आ गया, x माइनस 4 x माइनस 2, तो x बच्चे आ गया 2 एंड 4। ठीक है, अगर x 2 आ गया तो y बच्चे कितना आएगा, y है जी 6 माइनस एक्स, विच एम्प्लाइज y बच्चे कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 2। तो ये कुछ भी वैल्यू फिल कर लो, तो 24/x प्लस 24/y। अगर आप x को 2 फिल करते हो तो y कितना आएगा, 4 आएगा, तो 12 और 6 तो मतलब 18, और सेम वे अगर आप उल्टा भी करते हो तो भी 18 आंसर ही आएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। 38th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो जी, डायरेक्टली प्रॉपर्टी पूछ ली कि ये फंक्शन किसके इक्वल है, ये फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी होती है दोनों को सम करके x को माइनस करना। मतलब यार कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी पेपर में, इसमें 24 में देखा जाए 2 डेफिनेशन पूछ ली, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ लिया, ये पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन। अब ये देखो जी, मोस्टली क्वेश्चन वो मिलता है हमारे 25 के क्वेश्चन से। ए थीटा एंगल पता करना है टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उनका मॉडुलस जो है बच्चे वो कितना है, 1। साइन थीटा दिया हुआ है तो ए डॉट बी की वैल्यू हमसे पूछिए, ए डॉट बी की वैल्यू हमसे पूछिए। अब यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा, अब इसको ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल लो। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, ये होता है p/h। और अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं यहाँ पर तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 9 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना आया 16, तो बी बच्चे कितना आ गया 4। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आएगा b/h 4/5। तो मैं यहाँ प्लस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस में इसलिए लिख रहा हूँ बच्चे क्योंकि एंगल जो है बच्चे, हमारा जो एंगल है वेक्टर के बीच में एंगल, वो 0 से पाई के बीच में होता है, और 0 से पाई के बीच में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट कॉस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लिखा है। ठीक है, तो उन्हें पूछा है ना ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी पूछ लेते हैं, ए देख लेते हैं कितना आएगा, ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा, ए मॉड तो 1 है, ये भी 1 है, ये कितना दिया हुआ है प्लस माइनस 4/5, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया प्लस माइनस 4/5। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये भी 39th क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, आ जाओ 40th क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जो मैंने आपको बोला था अभी मैंने, कौन सा क्वेश्चन था वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का,
29th क्वेश्चन, उसमें मेंशन करता है कि 40th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन आ गया, तो क्या चेक करना है सर जी? ये चेक करना है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, ये किस में हो सकती है। यहाँ पर x डबल पावर में, इसका मतलब x में हो सकती है। अगर ये x में है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चे ऐसी होगी, सॉरी ये y में, सॉरी y बोलना था मुझे, ये y होगी। x डबल पावर में तो y में है, तो y में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होगी। इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो dy/dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू ax/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब p की वैल्यू बच्चे कितनी आई? x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चे कितना आया? e की पावर p dx, e की पावर p x/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव ऊपर बना दो, तो कैसे आएगा? यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 से ही डिवाइड करो, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन गया। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? -2x, ठीक है। तो कितना आंसर आया इसका? e की पावर -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ई और log के बीच में कुछ नहीं आ सकता, मैं सेम लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। और इसका आंसर कितना आया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, तो ये बेसिकली इतना बन गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो कितना सिमिलर बच्चे ये क्वेश्चन है, कितना सिमिलर क्वेश्चन है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 41 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन तो वैल्यू। ओके, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला होता है ये वाला। यहाँ पर कितना आएगा? √3k का होल स्क्वायर, √3k का होल स्क्वायर, √3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, कितना बना? 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, k कितना आ गया? +/(-1/3)। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो जी, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में से पूछा है। देखो क्या पूछा उन्होंने बेसिकली हमसे ये पूछा है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी a/b दी हुई है, विच ऐसे क्वेश्चन के मुश्किल होते हैं क्योंकि इन क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, हमें खुद देखना कि हमारा आंसर कहाँ पर जाके रुकेगा। ये देखो जी, सबसे पहले तो जो मेरे बस में है, मतलब मेरे को फॉर्मूला पता है वो लगाने की कोशिश करता हूँ। a/b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे इस तरह से, ये आपस में कट गया, ये आपस में बच्चे कट गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। बट बच्चे आपको मैंने प्रोबेबिलिटी अच्छे से दिखाई है, शायद मैंने आपको अभी अब चैनल से नहीं जुड़े हो तो मैंने ब्रिज कोर्स भी लॉन्च करा था। ब्रिज कोर्स के अंदर मैंने एक ही वीडियो में सारे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट जो हैं, जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a/b को मैं लिख सकता हूँ b/a कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैं लिख सकता हूँ b-a। और b-a का मैंने आपको हमेशा बताया, b-a का मतलब है b में से कॉमन हिस्सा घटा दो। तो यहाँ पर अब वैल्यू मैं फिल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, इसको इधर ले आओ। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। कोई ऑप्शन है कि बच्चों को ये ऑप्शन भी लग सकते हैं बट ये नहीं है, तो इसको 2 को उधर ले जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो सी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप बच्चे ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43। अब इसमें बच्चे क्या है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एंगल, अगर आपने मेरे से पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है एक्स स्क्वायर, एंगल कितना है एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब इसमें x की वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ पर आएगा पाई, यहाँ पर आएगा 2√π। कॉस पाई कितना होता है -1, तो कितना आंसर आया -2√π।
तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा बोलता हूँ, ऑर्डर एंड डिग्री या वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर कितना डेरिवेटिव है ये पढ़ा, ऑर्डर बच्चे कितना है 2। अब उसी की पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है बच्चे 1। तो ऑर्डर एंड डिग्री 2,1, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45th क्वेश्चन की बात करते हैं। द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए एंड इनिशियल पॉइंट बी। तो टर्मिनल पॉइंट ए है तो इनिशियल पॉइंट बी है, तो ये है, तो बी ए वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस 2 में से 3 गया तो माइनस आई, -3 में से -4 गया तो प्लस जे कैप, 5 में से 7 गया तो -2 के कैप। तो देखो कौन सी ऑप्शन है, -i + j -2 के। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अब ये देखो जी वही क्वेश्चन है, अगर वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे बेसिकली क्या करना है, आपको मैंने समझाया भी था कि ये अगर पॉइंट है ए बी सी, मैंने 3D वाली वीडियो में समझाया था, और ये मान लो वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली पता है वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 ही होगा, y कितना होगा सेम वही b रहा होगा, और z कितना होगा 0 ही होगा। इसको डिस्टेंस निकालोगे तो 0 - a का होल स्क्वायर, तो बेसिकली क्या है a का होल स्क्वायर, b - b कितना होगा 0। तो ये बोल रहा हूँ कि जब y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो y को रिमूव कर दो, और जब x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है x को रिमूव कर दो, और अगर z एक्सिस से निकालना तो z को रिमूव कर दो। यहाँ पर y को रिमूव कर देते हैं, तो y में क्या है b, तो बाकी कितना रह गया ये आपका आंसर है a² + c² √। डायरेक्टली हमने बच्चे इसको कर लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। 24 में क्वेश्चन आया, 25 में, सॉरी 23 में ये फिर से रिपीट होगा। ये देखो जी, यहाँ पर बच्चे ये दिया हुआ है x + y = 4। तो इसमें अगर मैं x को 0 फिल करूँगा तो y 4 आएगा, अगर मैं x को 4 फिल करूँगा y 0 आएगा। तो ये लाइन जो है बच्चे कुछ ऐसी बनेगी, ये पॉइंट होगा जी आपका 0,4 और ये पॉइंट होगा आपका 4,0। अब क्योंकि अगर मैं इस लाइन की बात करूँ तो ये लाइन जो है x + y > 4, ये क्या है बच्चे, फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि 0 0 फिल करेंगे तो > 4 आ रहा है, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम है कि ये वाली शेडिंग हम करेंगे। अनबाउंडेड है, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बच्चे आए, कॉर्नर पॉइंट्स बच्चे आए ये वाले 2। तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स आए बच्चे इसमें, 2। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बता देता हूँ, सेम क्वेश्चन 66 बिल्कुल सेम है। ठीक है, 48th क्वेश्चन की बात करते हैं। A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, देन मतलब ये पूछा है, देखो अब इसमें गलती होती है बच्चों से, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी। बहुत से बच्चे इसको क्या लिखेंगे, a² + b² + 2ab। ये गलत है बच्चे, ये गलत है क्योंकि देखो बच्चे मैट्रिसेस में ना a b और b में फ़र्क होता है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ये बहुत ध्यान में रखना। इसको अब यहाँ पर कितना आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा a × a मतलब a² + ab + ba + b²। इस तरह से हमें इसको करना है। अब a² यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ab = -ba। तो ये आपका आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से बच्चे हमें ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ठीक है जी, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे 49th क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके 2023 के क्वेश्चन जो हैं बच्चे वो स्टार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a² - 3a + i। तो इसकी ये दिया हुआ है, देन x और y की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर देखो बच्चे a² - 3a + i = 0 दिया हुआ है, और इसमें हमें x और y की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इसको इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, i को इधर रख लो, बाकी -a² + 3a, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। बहुत ध्यान से करना है, एक ही साइड में करना होता है। मैं राइट साइड में कर रहा हूँ, तो सभी जगह राइट साइड ही करना है। ठीक है, तो ये a इनवर्स ही आएगा, ओके, एंटी मैट्रिक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बनेगा -a, यहाँ पर बनेगा 3i, ओके। a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटी मैट्रिक्स आएगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a इनवर्स
इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। तो अब क्लियरली हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, y की वैल्यू आ रही है 3, तो x प्लस वाई, तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा 2। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से देखो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है ये। ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 2, ए का ऑर्डर हमें दिया हुआ है 2 क्रॉस 2, तो 4A इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछा है। सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मोस्टली सेम है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे सर, डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट बाहर निकालो। तो कांस्टेंट कितनी पावर में बाहर आएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर इनवर्स का होगा। अगर ए एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स का मैट्रिक ऑर्डर भी जो है वो 2 क्रॉस 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ये बन गया 16, और इसको आप लिख सकते हो 1/a डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2, तो इसका आंसर बच्चे कितना आ गया 8। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो ये भी आई थिंक आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये देखो जी फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। ए कितना दिया हुआ है बच्चे 3 क्रॉस 3, एडजॉइंट ए हमें यहाँ पर पहले गिवन है कितना 64, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमसे पूछी है। अब यहाँ पर जो सॉल्व होता है, जैसे मुझे इसका पता है कि इसका आंसर आएगा ए डिटर्मिनेंट की पावर 3 - 1, ये देखो जी, और ये कितना दिया हुआ है, ये स्क्वायर है, और इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी +-8, तो 8 और -8, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2a + b इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बेसिकली 2a + b इज नल मैट्रिक्स, मतलब ये 0 के बराबर है, 0 मैट्रिक्स के बराबर है। तो b की वैल्यू निकालनी है, मतलब 0 - 2a। अब 0 भी ऑब्वियसली बात है प्लस करके रखा हुआ है तो सेम ऑर्डर ही होगा, तो 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से होगा, -2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6, 8, 10 और 4, तो इसका आंसर आएगा -6, -8, -10, -4। देख लो कौन सी ऑप्शन है। आई थिंक बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 53। तो ये देखो जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह से मैंने अभी हमने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन करे थे ना, एक तो मॉड डाल करा था, एक उसके बाद करा था कि ए की वैल्यू कितनी आएगी जो आगे कांस्टेंट लगा हुआ है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये दिया हुआ है log x के बराबर और fx की वैल्यू पूछी है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ तब जाके मुझे fx की वैल्यू में, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा fx आएगा। अब आपको पता है कि log की इंटीग्रेशन मुझे नहीं आती, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा log x × 1। अब यहाँ पर आइलेट लगाना पड़ेगा, ये l है आपका आइलेट और ये अलजबरिक है, तो L पहले ही आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, fx = log x एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड की इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी होल की इंटीग्रेशन। तो log x, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x dx, ये आपस में कट गया, तो x log x, यहाँ पर कितना आएगा -x + c, x log x -x + c, x log x यस, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है बच्चे, आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 54 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इंटीग्रेशन के अंदर से पूछा और ये बहुत ज़्यादा आसान है। आसान क्यों है, सीकेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर किसकी इंटीग्रेशन होती है, tan की। इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा बच्चे, tan x - π/6। अब यहाँ पर बस अपनी वैल्यू फिल कर लो, 0 से π/6। तो अपर लिमिट पहले फिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा tan 0 माइनस tan ऑफ -π/6। tan 0 तो 0 होता है, tan -θ कितना होता है, -tan θ, मतलब प्लस tan θ बन गया। tan 30 होता है 1/√3। तो आई थिंक ए ऑप्शन इसका 54th क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम एंड ऑर्डर ऑफ, देखो ऑर्डर एंड डिग्री इन, तो कुछ क्वेश्चन तो ना कि आप पक्के लिख लो, ऑर्डर एंड डिग्री पक्का आने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पक्का आने वाला है। अब यहाँ पर सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन पड़ा है, वो है इसका ऑर्डर 2, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 1।
तो ऑर्डर एंड डिग्री कितनी हुई 1। तो उन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ, तो इनका सम कितना बच्चे आया 2 + 1 = 3। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वैल्यू ऑफ विच। ये देखो जी, ये वही क्वेश्चन था 26 में, अभी जाके वीडियो देख चेकआउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन था 26 में, द वैल्यू ऑफ पी द फॉर विच द फंक्शन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। आपको पता है अगर परपेंडिकुलर डॉट कितनी आएगी 0, इनको डॉट करो। 2 को -4 से करा -8, -6p + 26 = 0। -6p ये कितना आएगा, आई थिंक बना +k 18, तो 6p = 18। p कितना बच्चे आ गया 3, तो p बच्चे कितना आया 3, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 57th क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, i क्रॉस j। अब ये इसके लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि सर्कल बना लो एक, ठीक है। यहाँ पर लिखो i, यहाँ पर लिखो j, यहाँ पर लिखो k, ठीक है। तो i क्रॉस j कितना आएगा, i क्रॉस j के आगे कौन है k, तो यहाँ पर आएगा k.j प्लस j क्रॉस i मतलब j क्रॉस i उल्टा हो गया, तो इसका आंसर आएगा -k.k। अब k.j कितना होगा, 0 के इनके बीच में एंगल 90 है, cos 90 0 होता है। ये कितना आएगा ये कितना बच्चे आएगा, ये तो 0 है, ये कितना आएगा -1। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया इसका -1। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 58th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो a + b दिया हुआ है आई कैप, a वेक्टर दिया हुआ है, b मॉडुलस हमसे पूछे। देखो बच्चे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है a वेक्टर + b वेक्टर = आई कैप। तो b वेक्टर कितना आएगा, i - a वेक्टर। अब a वेक्टर हमें पता है कितना, 2i - 2j + 2k कैप। तो कितना आएगा b वेक्टर, ये आएगा जी -i + 2j - 2k कैप, ठीक है। तो इसका मॉडुलस हमें चाहिए, तो कितना आएगा 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, तो कितना बना √9, तो कितना आंसर आया 3। तो बी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 59th क्वेश्चन की बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। अब आपको पता है, अगर आपने 3D मेरे से पढ़ी है तो मैंने हमेशा बच्चों को बोला कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो इसकी जी x - 1/2, ये बिल्कुल सही है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इसका माइनस बाहर निकालो, इसमें से 2 बाहर निकालो, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 12। अब इसको और लिखो जी x - 1/2, इसका माइनस जो है वो नीचे एडजस्ट कर दो, इसका 2 जो है वो नीचे के साथ एडजस्ट कर दो, मतलब इस तरह से। अब उन्होंने पूछा डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास आ गए। डायरेक्शन रेशियोज कितने आए मेरे पास, 2, -3 एंड 6। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। ये सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ, ये बनेगा 49, ये बनेगा 7। डायरेक्शन कोसाइंस बच्चे कितने आए, 2/7 -3/7 6/7। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कई बार वो जानबूझ के आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऑप्शन में आपको इस तरह से लिखा होगा, तो ये आंसर भी 6 मतलब सही है, वो कि मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस बातों का ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन को साइंस से डायरेक्शन रेशियोज में कैसे जाना है, या डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन को साइंस में कैसे जाना है, वो सब हम कर चुके हैं बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था, डी ऑप्शन लगा दिया ना, यस डी ऑप्शन था। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं 60th क्वेश्चन की। a/b दिया हुआ है, a दिया हुआ है, b दिया हुआ, b/a की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले देखो b/a का फॉर्मूला क्या होगा, b/a का फॉर्मूला होता है a × b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब a की प्रोबेबिलिटी मुझे आती है, b की इसकी नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे a/b के पास। a/b कितना है, a × b इंटू प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये कितना दिया हुआ है, ये में दिया हुआ 0.3, तो a × b बाय ये कितनी दी हुई है 0.8, तो विच एम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ a × b कितनी आई, 8 से 24 0.24। तो यही वैल्यू यहाँ पर बच्चे फिल कर दो, यहाँ पर कितना है 0.24 और इसकी वैल्यू 0.4, तो ये बना 24/100 4/10, 24/100 इंटू 10/4। ये भी आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आंसर आया 0.6। तो ए ऑप्शन 60th का ए ऑप्शन जो है बच्चे वो राइट आंसर है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर से क्वेश्चन आया है कि फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ के की किस वैल्यू के लिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? के एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर आप h का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो, तो इसको लिखोगे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस एच का, एच को 0 अप्रोच करवा दो तो के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो बना 4k। ठीक है, अब सेम वे से राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब क्या है? 3x प्लस 5। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 5। h को 0 अप्रोच करवा दो तो ये बना 11। 3 to 5 6 प्लस 5 11। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है, विच एम्प्लाइज के कितना आ गया? 11/4। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से बच्चे हमें क्वेश्चन ये करने हैं। ठीक है, चलें जी आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3i + 4a 3i - 4a = x²i। तो x की वैल्यू पूछिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये। इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा? 9i²। उसके बाद कितना आएगा? -12ia + 12ai - 16a² = x²i। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, चलो मैं 9i ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि i को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। ये बना 12a होगी, a को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा 12a 16a² = x²i। उसको ऐसे लिख लो, ये आपस में कट गया। इसको भी ऐसे लिख लो 9009 -16। अब a² की वैल्यू बच्चे हमें निकालनी पड़ेगी। इसको लिख लो x² 0 ठीक है, तो a² की वैल्यू यहाँ पर साइड पे निकाल लो। a² कितना है? 0 1 -1 और 0 0 1 -1 और 0 करो मल्टीप्लाई। 0 -1 0 0 0 0 -1 इस तरह से है। ठीक है, ये a² की वैल्यू है। a² की वैल्यू कितनी आई है? -1 0 0 -1। इनको अब ऐड करना चलो मैं स्टेप और कर देता हूँ यहाँ पर। 9009 ये बना -16 0 0 -16 = x² 0 0 x²। ये कितना बना इनको ऐड करके? 25 0 0 25। चेक कर लो बच्चे। ठीक है, ये माइनस प्लस बनेगा ना। ठीक है, तो = x²। अब आपको पता है बच्चे कि x² कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आई? +-5 कुछ यहाँ पर। ये सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 जर्नल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा। ठीक है, अब जर्नल सोल्यूशन है तो मेरे हिसाब से इसमें वेरिएबल जो हैं बच्चे वो सेपरेट हो रहे हैं। 1 + x² dx + dx। तो dy = 1 + x² + 1 dx / x। वेरिएबल सेपरेट तो हो गए है ना। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको। 2 + x² / x dx। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी y। इसको आप लिख सकते हो 2/x dx। इसको आप लिख सकते हो x dx। 2 log mod x, ये आएगा x² / 2 + c। ये देखो जी मैच कर रहा है। 2 log mod x + x² / 2। यस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा हमसे? उन्होंने ये पूछा है कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आ रहा है तो ए किसको बिलोंग करेगा? तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं इसका। f' कितना आएगा? a 1 + sin x। इस तरह से
अब क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब वी नो, अब आपको पता है बच्चे, वी नो कि साइन जो है बच्चे वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ऐसा करो, सब तरफ 1 को ऐड करो, यहाँ पर 0 आएगा। मैं बेसिकली फंक्शन बनाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 बनेगा। इसको a से मल्टीप्लाई करो, ये देखो जी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों को बच्चे कंपेयर करूं, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है 1 + sin x × a ये 0 से कम है, यहाँ पर ये 1a × 1 + sin x 2a से कम है। इसका मतलब बच्चे देखो ये ट्रू है क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसकी वैल्यू 0 से कम ही है। इसका मतलब देयरफॉर जो 2a है वो 0 से क्या होना चाहिए बच्चे, कम ही होना चाहिए। 2a की वैल्यू जो है वो 0 से कम ही होनी चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो 0 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो -∞ से 0 के बीच में होनी चाहिए, -∞ से 0। सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। मतलब ए ऐसा देखो, सोच के देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू 2a से कम है। इसका मतलब अगर 2a से मुझे इनको कंपेयर करूँ, इसका मतलब 2a की वैल्यू जो है वो 0 से कम ही होनी चाहिए। ओके, अगर वो पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर सकती, इसलिए ये वैल्यू जो है 0 से कम ही होगी। 0 से कम है तो मतलब ये आंसर आपका आ गया। सो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन जो है बच्चे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कॉर्नर पॉइंट। ये देखो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका मैं मतलब आपको पता है कि z = मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31। ये देखो जी, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा जी। यहाँ पर चेक करो, 18x + 9y। कॉर्नर पॉइंट चेक करो, 272, 15, 20, 40, 15, ठीक है। सेम क्वेश्चन 65। तो अब चेक करना बच्चे, चेक करना, बिल्कुल सेम है, चेक करो 18x + 9y, सेम क्वेश्चन 31, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और इसका आंसर भी कितना आएगा, सी ऑप्शन ही आएगा। इसका ऑप्शन की आंसर भी जो है मतलब 40/15 पर मैक्सिमम है और मिनिमम 15/20 पर है। यस, बिल्कुल सेम है। तो देख लो, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बच्चे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर देखो 2 लाइन्स हैं। यहाँ पर सबसे पहली है x - y > 0। तो x - y = 0। इसमें पहला पॉइंट तो 0,0 ही होगा, ये स्पेशल केस वाला आ गया, ठीक है। सेकंड लाइन 2y > x + 2। इसको लिखो 2y = x + 2। अगर इसमें मैं x को 0 फिल करूं तो y 1 आ रहा है, और अगर इसको मैं y को 0 करूं तो x -2 आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कॉरस्पॉन्डिंग में कंपेरेटिव 1,1 रख लो, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे बना के देखते हैं। तो ग्राफ पे देखो, सबसे पहले ब्लू लाइन की बात करते हैं। तो 0,1 -2,0। तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी होगी। ये होगा आपका 0,1 पॉइंट और ये होगा आपका -2,0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चेक करो एक बार। x = y, इसमें फिल करना 2y = y + 2। तो y कितना आ गया, 2। अगर y 2 आया तो x भी 2 आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन जो है ऑब्वियसली ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये पॉइंट होगा 2,2 और ये पॉइंट आपको पता ही है 0,0 है। अब बच्चे यहाँ पर शेडिंग की बात करते हैं। ऑब्वियसली स्पेशल केस है, तो यहाँ पर x > y, मतलब ये ओरिजिन की तरफ शेड कर रही है, मतलब ये नीचे की और ये x की तरफ शेड कर रही है, ठीक है। अगर ब्लू लाइन की बात करूँ, इसमें 0, 0 फिल करना, 0 <= 2 आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब नीचे की ओर शेड करेंगे, तो ये भी नीचे की ओर शेड करेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, ये वाला और ये वाला, तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट। तो नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट बच्चे कितने आए हैं, 2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बच्चे वो कंप्लीट
हो गया। तो बच्चे यहाँ पर वीडियो हमारी ख़त्म है, जिसमें हमने 26, 25, 24 और 23 के बेस्ट MCQs जो हैं प्रैक्टिस करें हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही हम 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस स्टडी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बच्चे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका प्यार और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है। और इसी तरह से बच्चे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगे रहना। ट्रस्ट में इस बार कंपार्टमेंट में सिर्फ हम अच्छे मार्क्स नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।